Hello to all, please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 12 September of 2020 and it's a Saturday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उनका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें। जिससे पहला क्वेश्चन है NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये कब फॉर्म किया गया था? ये कब फाउंड किया गया था और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? NHRC का हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरा क्वेश्चन आता है सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है SII, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये कब फाउंड किया गया, कब स्टैब्लिश किया गया था? ये दो क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें। और जो कोई वीडियोस देखो प्लीज़ कमेंट जरूर करें कि इन आंसर्स को आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबाएं। चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारे PDF नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको शाम को क्विजेस मिल जाएंगे, जहाँ पे आप कुछ देके आप अपनी क्या कहते हैं चेक कर सकते हैं, GS कहते हैं, और नॉलेज बढ़ा सकते हैं। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। पहली न्यूज़ आती है इंडिया चाइना एग्री ऑन 5 पॉइंट एक्शन प्लान, कि इंडिया और चाइना के बीच में जो कल हुई है, कहते हैं जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और जो चाइनीज़ के फॉरेन मिनिस्टर वैंगी, उनके बीच में मॉस्को में कल कहते हैं बातचीत हुई। उसमें 5 पॉइंट एक्शन प्लान की बात की गई है, जिसमें 5 पॉइंट एक्शन प्लान में इस न्यूज़ में बताया गया है कि द 5 पॉइंट प्लान जो एक्शन प्लान है उसमें फॉलोइंग द कॉन्सेंस बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर, जो बात हुई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट जिनपिंग के, कि नॉट अलाउ डिफरेंसेस टू बिकम डिस्प्यूट, की जो हमारे बीच में डिफरेंसेस हैं उनको डिस्प्यूट ना बनने दिया जाए। डिसंगेजिंग क्विकली टू ईज टेंशन, की डिसंगेज किया जाए, जो टेंशन है उसको ख़त्म किया जाए। अबाइडिंग बाय द एक्सिस्टिंग इंडिया चाइना बॉर्डर प्रोटोकॉल, इस वक्त इंडिया चाइना बॉर्डर प्रोटोकॉल्स हो गए हैं, धीरे धीरे जो दिक्कतें बढ़ रही इंडिया चाइना बॉर्डर में वो उसको ख़त्म किया जाए। अवॉइडिंग एस्केलेटरी एक्शन, जो एस्केलेटरी एक्शंस चल रहे हैं उसको भी ख़त्म करने की बात की गई है। कंटिन्यूइंग द डायलॉग बिटवीन द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स, की जो डायलॉग्स हैं जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में, जैसे हमारे नेशनल एडवाइज़र जो अजीत डोवाल हैं और जो वहाँ के मिस्टर वैंग हैं, उनके बीच में जो बातें होती रहती हैं बीच बीच में, कहते हैं इस डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए इंडिया चाइना बॉर्डर, तो उसको बनाए रहना चाहिए। और क्या कहते हैं लगभग कुछ इंटरवल में ये बातें होती रहनी चाहिए, जो जिससे जो डिस्प्यूट से रहें भी वो भी ख़त्म हो जाए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है न्यू ग्रेवेंसेस रिड्रेस सिस्टम अनवील्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, कि नया ग्रेवेंस रिड्रेस सिस्टम अनवील किया गया जम्मू कश्मीर के स्टेप टुवर्ड्स गेनिंग ट्रस्ट, की ट्रस्ट गेन करने के लिए ऐसा किया गया है। जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, अभी जो अपॉइंट किए गए हैं, उन्होंने फ्राइडे को लॉन्च किया जम्मू कश्मीर इंटीग्रेटेड ग्रेवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, जम्मू कश्मीर JK igrams। ये क्या कहते हैं सिस्टम होगा टू क्रिएट एन इंटरफेस विद द पब्लिक एंड फोकस ऑन गवर्नेंस इश्यूज इन द यूनियन टेरिटरी, की ये देखेगा पब्लिक ऑफ क्या कहते हैं पब्लिक जो इश्यूज हैं उन पर फोकस करेगा मेनली ये सिस्टम, और देखेगा क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या दिक्कत है यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर के, और क्या कैसे उसे फोकस उस पर पूरा रहेगा कि कैसे उसको ख़त्म किया जाए, कैसे उसको क्या कहते हैं बताया जाए और उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढा जाए, उस पर ये वर्क करेगा। इट्स अ स्टेप टुवर्ड्स गेनिंग पीपल्स ट्रस्ट, ये पूरी तरह से जो वहाँ के लोग हैं उनका ट्रस्ट जीतने के लिए इसे किया गया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है ISI रेडिकलाइज वेस्ट बंगाल स्टूडेंट, ऐसा NIA का कहना है। NIA ने कहा है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसने एक चार्जशीट फाइल की है कॉलेज स्टूडेंट्स के ऊपर, एक वेस्ट बंगाल को, जिसने एलिगली रेडिकलाइज ऑनलाइन बाय द पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट लश्कर ए तैयबा, जो एक स्टूडेंट था वेस्ट बंगाल का। ऐसा माना जाए कि उसने रेडिकलाइज किया ऑनलाइन पाकिस्तान जो बेस्ड टेरर है लश्कर ए तैयबा, उसके साथ उसने कुछ उसके कनेक्शन है। तो क्या कहते हैं उसके ऊपर NIA ने चार्जशीट फाइल की है। चलिए हम लोग उसे देख लेते हैं, NIA को अलग से देख लेते हैं हम लोग। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये बनाई गई थी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के दौरान। ये एक सेंट्रल एजेंसी है इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट ऑफेंसेस के लिए, अफेक्टिंग सॉवरेनिटी सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को मेंटेन बनाए रखने के लिए ये वर्क करती है। अगेंस्ट एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के, जो हाई क्वालिटी काउंटरफिट इंडियन करेंसी होती है उसकी स्मगलिंग रोकने के लिए, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एग्रीमेंट्स बनाए रखने के लिए, टेरर को ख़त्म करने के लिए एक काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के रूप में भी वर्क करती है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, इसके अदर ब्रांचेस हैं हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू, यहाँ पे इसके हेड ब्रांचेस भी हैं। इसका जो अभी अमेंडमेंट हुआ 2019 NIA अमेंडमेंट बिल 2019, उसमें इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफेंसेस रिलेटेड टू काउंटरफेट करेंसी और बैंक नोट्स,
मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स, साइबर टेररिज्म, ऑफेंसेस रिलेटेड टू एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908, ये सब इसमें जोड़ दिया गया है। इसमें एक स्पेशल कोर्ट भी होती है जो अपना डिसीजन देती है। इसका जो कोर्ट का डिसीजन होता है, पूरा जुरिडिक्शन क्या कहते हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के द्वारा ही किया जाता है स्पेशल कोर्ट का डिसीजन। और फिर अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर डिसीजन देती है और वो डिसीजन फाइनल होता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है आईआईपी श्रिंक्स 10.4% एज रिकवरी स्लोस, कि जिससे रिकवरी स्लो होती है वैसे आईआईपी श्रिंक किया है 10.4%। आईआईपी क्या होता है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसमें दिया है कि माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग जो श्रंक की थी 13% और 11%, वो इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो रिकवर्ड किया है 2.5%। तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जो इंडेक्स जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थी उनमें कुछ कुछ में क्या कहते हैं इम्प्रूवमेंट आया है। धीरे धीरे जो इतना कॉन्ट्रैक्ट थी, जितने ज़्यादा लॉस में गई थी, वो धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है। जैसे इलेक्ट्रिक जनरेशन में कॉन्ट्रैक्शन अब जाके सिर्फ 2.5% बचा है, तो रिकवर्ड कर गया है काफ़ी ज़्यादा। और धीरे धीरे हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। चलिए देख लेते हैं कि आईआईपी को हम लोग अलग से देख लेते हैं। जो आईआईपी दिया है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये एक इंडेक्स है जो देखता है ग्रोथ रेट इन डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप्स ऑफ द इकोनॉमी। एक फिक्स पीरियड टाइम में देखता है कि इंडस्ट्री ग्रुप जो है उनकी इकोनॉमी के क्या इम्पैक्ट आता है अलग अलग से। इट इज़ कंपाइल्ड एंड पब्लिश मंथली बाय द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये कंपाइल किया जाता है मंथली हर मंथ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये क्या कहते हैं बोर्ड जो ब्रॉड सेक्टर्स है जैसे माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, और यूज बेस्ड सेक्टर जैसे बेसिक गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, इन पर ध्यान देता है। इसका बेस ईयर था इसका 2011-12। इसका सिग्निफिकेंस क्या है आईआईपी का? ये ओनली मेजर है जो फिजिकल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन देखता है। जो फिजिकल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन देखता है ये गवर्नमेंट, इट इज़ यूज बाय द गवर्नमेंट एजेंसी जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फॉर पॉलिसी मेकिंग पर्पसेस के लिए। IIP remains extremely relevant for the calculation of the quarterly and advanced GDP estimate, कि ये क्या कहते हैं जो क्वार्टरली और एडवांस जीडीपी एस्टिमेट्स होते हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए वर्क करता है। जैसे इसमें आते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी होगा, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर्स। इसमें जो ये इंडस्ट्री ग्रुप्स हैं ये इसमें कंप्राइज करते हैं आईआईपी में। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। आज का हम लोग पहला एडिटोरियल देखते हैं, ग्लिमर ऑफ होप। ये पूरी तरह से इंडिया और चाइना हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप टू बिगिन रियल डिसएंगेजमेंट एट द बॉर्डर। कि जो इंडिया चाइना, ये पूरे दो एडिटोरियल आ जाए पूरी तरह से इंडिया चाइना बॉर्डर के बीच में, ये कि इंडिया चाइना रिलेशन के बीच में। जैसे एक ये है अ गेम ऑफ चेस इन द हिमालयाज, की जैसे स्टैंड ऑफ हुआ चाइना में, इंडिया हैज़ टू चॉइसेस। कि जो चाइना की तरफ से स्टैंड ऑफ हुआ है इंडिया के पास ऐसा सिर्फ दो चॉइसेस बचती हैं कि वो पूरी तरह से इस ट्रैप में फंसे जो चाइना ने फैलाया है, या फिर जो 1962 का वॉर हुआ था उससे कुछ सीखे कि कैसे इस तरह की सिचुएशन उस वक्त भी जनरेट हुई थी, तो इस तरह की सिचुएशन कैसे कवर की जाती है, कैसे इससे बचा जाता है। चलिए हम लोग इसको पूरे एक अपने आंसर राइटिंग फॉर्मेट में देख लेते हैं जिसमें पूरा इंडिया चाइना कहते हैं रिलेशन के बारे में बात कर लेंगे। आप आप ये नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल से सब्सक्राइब कर सकते हैं जहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट, ये इंडिया चाइना जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में है। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रीज ऑन इंडिया। ये इस न्यूज़ में इसलिए है कि थर्ड राउंड ऑफ कॉप्स कमांडर लेवल टॉक्स हुई जो इंडिया चाइना के बीच में। जो कहते हैं जैसे इसमें देखा गया कि एलएसी जो लद्दाख में उसकी जो एक प्रायोरिटी दी गई कि जो डिस्कलेशन होना चाहिए उन एरियाज में, जो चाइनीज़ आर्मी वहाँ पे ले रखी जगह कब्जिया ली, धीरे धीरे स्टैंड ऑफ बढ़ा रही, तो उसलिए की गई थी। इंडिया सॉट रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेटस को गवर्नमेंट, जो स्टेटस क्यों था उसको बनाए रखने के लिए फिर से जो मई 2020 से पहले जो स्टेटस था वहाँ पे जो कंडीशन थी स्टैंड ऑफ नहीं हुआ था, तो उसको बनाए रखने के लिए ये बातें हुई थी कि उस तरह फिर से कंडीशन हो जाए। इंडियन और चाइनीज ट्रूप ने की आगे पेंगोंग लेक में जो अभी फिर से लद्दाख में, अभी जो लद्दाख में होता 5-6 मई को फिर से हुआ। इसमें फर्स्ट राउंड टॉक हुई 6 जून को 2020। उसके बाद क्या कहते हैं जो क्लैशेस हुए थे गलवान वैली में, उसके बाद 20 इंडियन सोल्जर जो मरे थे, उसके बाद कंडीशन इंडिया चाइना की बिगड़ गई। While the face of a standoff keep occurring on the LAC, की फेस ऑफ अ स्टैंड ऑफ एलएसी में चल ही रहते हैं। जैसे इंडिया और चाइना के बीच में 1962 वॉर क्या हुआ था,
उसके बाद इंडिया का रिस्पॉन्स क्या था, मिलिट्री में देख लेते क्या रिस्पॉन्स है। इंडिया ने एडिशनल डिवीजन्स ऐड किए, टैंक्स आर्टिलरी ऐड की, एलएसी टू मैच चाइनीज़ डिप्लॉयमेंट्स की। जैसे चाइनीज़ के पास डिप्लॉयमेंट्स है उसको मैच करने के लिए ये जोड़े गए डिवीजन्स, टैंक्स, आर्टिलरी। इंडिया ने अप टू अपग्रेड टू 59 वॉर प्लेन्स को ऐड किया एट अ कॉस्ट ऑफ 18,148 करोड़। इतने में 33 रशियन जेट फाइटर जेट्स आए और क्या कहते हैं फाइटर प्लेन्स लाए गए, क्या कहते हैं उनके चाइनीज़ आर्मी को कंट्रोल करने के लिए। अगर वॉर भी हो तो उसको कैसे हम लोग संभालें और कैसे उसके खिलाफ लड़ पाएँ। इकोनॉमिक वे से भी हमने देखा कि अभी गवर्नमेंट ने जैसे टिकटॉक, शेयरइट, यूजी ब्राउज़र, वीबो इस तरह के ऐप सारे बंद कर दिए हैं। अभी तो पबजी भी बंद कर दिया गया है जैसे। तो इस तरह से चाइना का जो ऐप थे, चाइना जो इन्फॉर्मेशन, इंडिया की जो इन्फॉर्मेशन चाइना में जाती थी, तो उसको रोकने के लिए, कोई एक्सटर्नल सिक्योरिटी डैमेज ना हो, इसको रोकने के लिए ये किया गया है। और इस हमने ये भी देखा टेंशन ऑन द बॉर्डर एज वेल एज द कोविड-19 पेंडेमिक, इसने इंडियाज़ की इकोनॉमिक डिपेंडेंसी चाइना में दिखाई है कि ये थे कितना ज़्यादा इकोनॉमिक डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर इंडिया, ये भी दिखाता है। और हमने ये भी देखा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो चाइना से होता था इंडिया में, वो डिप कर दिया 163.78 मिलियन डॉलर 2019-20 में था। वो डिप किया है जो पहले 229 मिलियन डॉलर था। तो धीरे धीरे उन लोगों ने अपना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी रोक दिया है। अप्रैल 20 को भी हमने देखा था कि इंडियन गवर्नमेंट टाइटन एफडीआई नॉर्म्स की, एफडीआई नॉर्म्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स जो थे उनमें क्या कहते हैं टाइटन किया था, उनके रूल्स को थोड़ा चेंज किया था। इस पर चाइना का रिएक्शन क्या था उसके बाद, कि उसने डिस्क्राइब किया ऐप बैन एज डेलिब्रेट इंटरफेरेंस इन प्रैक्टिकल कोऑपरेशन की। चाइना ने कहा कि ये जो आप बैन कर रहे हैं, इंडिया ने जो बैन किया है, वो पूरी तरह से उनकी नेशनल सिक्योरिटी को डैमेज करेगा, पूरी तरह से उनकी प्रैक्टिकल कोऑपरेशन था इंडिया चाइना का, उसको डैमेज करेगा ये जो ऐप आप बैन किए हैं। पॉसिबल रीजन बिहाइंड इंक्रीज चाइनाज डिप्लॉयमेंट एट द एलएसी की, क्या रीजंस होते सकते हैं कि चाइना का डिप्लॉयमेंट एलएसी में बढ़ा है, क्या रीज़न हो सकते हैं। कि उन्होंने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है वहाँ पे। इंडियाज़ यूनाइटेड स्टेट जो यूएस चाइना का रिलेशन है, जो सब बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी है यूएस और चाइना के बीच में, और जो इंडिया के यूनाइटेड स्टेट यूएसए की तरफ ज़्यादा झुकाव है, ज़्यादा उस उनके साथ रिलेशन उनके ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। तो इसलिए ये चाइना का ये रीज़न हो सकता है कि चाइना डिप्लॉयमेंट कर रहा है एलएसी पे। ये भी हो सकता है कि चाइना व्यूज़ इंडिया से असर्शन, जैसे गिलगित बाल्टिस्तान में जो इम्प्लिसिट अटैक होते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के, वो चाइना का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसको रोकने के लिए जो इंडिया स्टेप ले रहा है। और इंडिया एक क्या कहते हैं ग्रोइंग पावर इन एशियन रीजन, एक ग्रोइंग पावर बन रहा है एशियन रीजन में। और जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक टेंशन है ही चाइना में, क्या कहते हैं पैंडेमिक का, तो इस कारण से भी ये स्टेप चाइना ले ली है। इसलिए हमने देखा कि 1 अप्रैल 2020 को इंडिया और चाइना ने 70 साल अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन ही कंप्लीट किए थे। 70 साल हो गए इंडिया और चाइना को एक डिप्लोमेटिक रिलेशन में रहते हुए। तो इसके बाद ऐसा करना, फिर से ऐसा करना, तो काफ़ी सोचने की बात है कि इस तरह के रिलेशन बिगड़े क्यों। इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू सर्व इट्स इकोनॉमिक लिंक्स, जैसे हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक जो है चाइना, वो चाइना के साथ क्या कहते हैं इंडिया उनके साथ अभी compete नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा सा कंपटीशन दे सकता है, लेकिन उतनी तरह से compete नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमारे पीएम ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की थी, जिससे हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं उनको रिप्लेस करके इंडियन प्रोडक्ट्स लाएं, जहाँ जहाँ जिस जिस सेक्टर्स में पॉसिबल है, और जिससे हम अपनी इकोनॉमिक रिलेशन अदर कंट्रीज़ के साथ इम्प्रूव भी कर सकें और हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकें। जो जैसे हमने देखा कि जो जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट किया 23.9%, तो सोचने की बात है कि हमें अपनी इकोनॉमी सुधारनी होगी। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं, अगला एडिटोरियल। अगली न्यूज़ आती है स्मूथनिंग द हाउसिंग राइट्स ऑफ द अर्बन पुअर की। जैसे हमने देखा जो हाउसिंग राइट्स थी अर्बन पुअर की, जिसमें अ कोर्ट ऑर्डर ऑन दिल्ली स्लम्स ड्वेलिंग की थ्रेटन्स टू अंडू द प्रॉमिस ऑफ द राइट टू हाउसिंग ऑफर्ड इन वर्लियर वर्डिक्स। जो पहले वर्डिक्स में जो राइट टू हाउसिंग ऑफ और कहा गया था, कहते हैं जो दिल्ली के स्लम्स पीपल थे, जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग थे, उनके लिए जो राइट टू क्या कहते हैं हाउसिंग था, उसको अभी कोर्ट ऑर्डर ने कह दिया कि दिल्ली स्लम को हटाया जाए। जो रेलवे के पास जो स्लम एरिया होता है उनको हटाया जाए, क्योंकि ये सेफ्टी को डैमेज करते हैं। क्योंकि कुछ भी हो सकता है कि क्या कहते हैं वो रेलवे पटरीज कुछ डैमेज हो जाए उनके कारण, तो इस तरह की कंडीशन ना हो, इसलिए उन स्लब्स को हटाने की बात की गई। तो उस पर यही पूरा एडिटोरियल उसी पे कि राइट टू हाउसिंग, जो पहले राइट टू हाउसिंग उनको कहा जा रहा था कि राइट टू हाउसिंग मिलेगा, एज कहते हैं उनको राइट टू द सिटी रहेगा, रहने की आज़ादी रहेगी, तो क्या कहते हैं उसको ख़त्म किया जा रहा है इस स्लम्स को हटा के। तो क्या करती है गवर्नमेंट, ये देखना पड़ेगा।
इसमें वही कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त को ऑर्डर किया था कि रिमूवल ऑफ 48,000 स्लम डवेलिंग, जो 48,000 स्लम डवेलिंग से रेलवे ट्रैक से बात दिल्ली के, उनको हटाया जाए। जो क्या कहते हैं, थ्री जज बेंच थी जिसमें हेड की गई थी अरुण मिश्रा द्वारा, इन वन ऑफ हिज लास्ट ऑर्डर बिफोर हिज रिटायरमेंट से पहले जो उनका एक ऑर्डर था, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्टेट अथॉरिटी टू रिमूव द झुग्गी झोपड़ी, की झुग्गी झोपड़ी को हटाया जाए रेलवे सेफ्टी जोन से। उन्होंने क्या कहते हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट और ऑर्डर ने इससे पहले किया था समरली डिमोलिश इन फॉर्मल सेटलमेंट्स ऑफ अर्बन रेजिडेंट, कि जो जो पुअर रेजिडेंट्स हैं उनको हटाया जाए। नेचुरल जस्टिस जुडिशियल प्रेसिडेंट ऑन द राइट टू शेल्टर, जो पहले जजमेंट आए थे इससे पहले, उसमें उनको राइट टू हाउसिंग भी मिला था, कि उन्हें रहने दिया जाए, उनको वहाँ पर रहने दिया जाए, उनकी सेफ्टी प्रोवाइड करनी चाहिए गवर्नमेंट को। इस तरह की कई बातें की गई थी उस ऑर्डर्स में, कई ऑर्डर्स में। The order violates principles of natural justice and due process since it decided on removal of झुग्गी झोपड़ी। कि जैसे ही ये ऑर्डर, जो नया ऑर्डर आया जिसमें क्या कहते 31 अगस्त का जो ऑर्डर था, जिसमें उन्होंने झुग्गी झोपड़ी हटाने की बात की है, तो वो पूरी तरह से जो पिछला प्रिंसिपल्स था जो नेचुरल जस्टिस का, या जो पिछले जो क्या कहते हैं रूलिंग्स थी या वर्डिक्स थे, उनको पूरी तरह से वॉलेट करता है कि इनको हटाने के बाद। इससे पहले जैसे हमने देखा था कि ओल्गा टेलिस और ओरुस एंड वर्सेस मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ओर्स 1985, जिसमें कहा था राइट टू लिवलीहुड, जिसमें राइट टू लाइफ इंक्लूड करता था, कि नो एविक्शन शैल टेक प्लेस विदाउट नोटिस एंड हियरिंग दोज अफेक्टेड, कि जो लोग रह रहे हैं उनको राइट टू लिवलीहुड मिलना चाहिए। फिर उसके बाद हमने देखा चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1995 के, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया राइट टू शेल्टर एज अ कंपोनेंट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 होता है राइट टू लाइफ, जिसमें उन्होंने राइट टू शेल्टर भी कंपोनेंट एक बताया है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट तो आर्टिकल 19(1)(e), तो आर्टिकल 21 में कि राइट टू लाइफ में राइट टू शेल्टर भी होना चाहिए एक कंपोनेंट, तो उन्होंने उसमें जोड़ने की बात की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। फिर राइट टू मीनिंगफुल एंगेजमेंट विद द लोकेशन प्लान्स की, एक राइट क्या कहते हैं रहने की, कहते हैं मीनिंगफुल में एंगेजमेंट रहे, एक जगह आराम से रह सके, ऐसा होना चाहिए। So, इसमें ये भी दिया है एडिटोरियल में कि द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दैट थ्रेटन्स टू लीव लैक्स ऑफ पीपल होमलेस एमिड हेल्थ एंड इकोनॉमिक इमरजेंसी, की जैसे हमने देखा है कि इकोनॉमिक एजेंसी जो चल रही है पैंडेमिक के कारण कितनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। यूएन स्पेशल रिपोर्ट हियर ऑन द राइट टू एडुकेट हाउसिंग, जिसमें उन्होंने एक क्या कहते हैं जो राइट टू हाउसिंग को ख़त्म करने की बात की है, वो पूरी तरह से सही भी नहीं है, क्योंकि आपने पहले वर्डिक्ट में कहा कि राइट टू शेल्टर एक राइट होना चाहिए, राइट टू लाइफ का ही कंपोनेंट होना चाहिए, और उसके बाद इन स्लम्स को हटाना, थोड़ा उसका अल्टरनेटिव आपको ढूंढना चाहिए, तब आपको ऐसा ऑर्डर देना चाहिए। इट इज़ ऑफन थ्रू सच पॉलिटिकल नेगोशिएशन, जैसे पॉलिटिकल्स वे में कहा था उन्होंने कि राइट टू सिटी होगा, कि आपको रहने की आज़ादी होगी। These resident could now need to deploy a combination of political and legal strategies key to protect their housing rights and ensure that no eviction or rehabilitation is conducted विदाउट their prior informed consent, की जो अब जो वहाँ के लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनको कुछ पॉलिटिकल या लीगल स्ट्रेटजीज करनी पड़ेंगी, तभी वो इस एविक्शन या रिहेबिलिटेशन से बच पाएंगे। नहीं तो उनकी जान, जब वो जानेंगे उससे पहले उन्हें हटा दिया जाएगा, तो कंडीशन गड़बड़ हो सकती है। तो इसको रोकने के लिए ये क्या कहते हैं, उन्हें एक पॉलिटिकल वे में, जैसे अभी चुनाव आ ही रहे हैं, तो उनको समझते हुए उनको कुछ स्टेप्स लेने होंगे वहाँ के लोगों को, तभी ये राइट टू सिटी उन्हें मिल पाएगा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है पीएम टू अनवील अ स्लीव ऑफ प्रोजेक्ट्स इन बिहार, की लगभग 16,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स क्या कहते हैं बिहार में पीएम ने अनाउंस किए हैं, कि वहाँ पे क्या कहते हैं 16,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे। ये पूरी तरह से एक पॉलिटिकल क्या कहते हैं डिसीजन है, क्योंकि जैसे हम जानते ही हैं कि इलेक्शन कमिश्नर ने डिसाइड किया है कि नवंबर में बिहार में इलेक्शन होने हैं, और कहीं कहीं और भी एमपी के भी कई असेंबली इलेक्शन जहाँ पे एमपीज हटे हैं, तो वहाँ पे भी इलेक्शन होने हैं। तो ये पूरी तरह से लग रहा है कि एक पॉलिटिकल व्यू से को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। तो इस न्यूज़ में यही दिया गया है कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं पूरी तरह से जो बिहार में मेनली किए गए हैं, और किसी स्टेट में नहीं, बिहार में ही, जब वहाँ पे इलेक्शन आने वाले हैं, तो लग रहा है कि ये पॉलिटिकल व्यू को समझते हुए ये पीएम का डिसीजन है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। आती है क्वेश्चंस ओवर एफसीआरए नॉट फॉर पीएम केयर्स, की जो पीएम केयर्स फंड था उसमें भी तो फॉरेन से कंट्रीब्यूशन आया था, तो उसको एफसीआरए नॉर्म्स कैसे मिला, उसको कैसे मिला एफसीआरए नॉर्म्स, इस न्यूज़ में वही बात की गई है। कि इसमें लिखा है द पीएम केयर्स फंड्स हैड रिसीव एक्सेप्शन फ्रॉम ऑल प्रोविजंस ऑफ द लॉ, कि जो एक्सेप्शंस है सारे भी प्रोविजंस जो लॉज हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनसे पूरी तरह से एक्सेप्ट किया गया कि उसको एक्सेप्शन है उसको,
जो फॉरेन रेगुलेट फॉरेन डोनेशंस उसको मिल रही है, उसको लोगों से इंडियन की डोनेशंस मिल रही, ओन बाय द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट द्वारा ओन किया जाता है, लेकिन इसके हेड पीएम होते हैं और कुछ मेंबर्स बस। और इसमें ना कैग का कोई ऑडिट है ना कुछ है, बस इसमें सारे नॉर्म्स इसको रेगुलेट करता है, ऐसा इनका कहना है। हम लोग देख लेते हैं एफसीआरए और ये पीएम केस क्या होता है। एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, ये फॉरेन फंडिंग जो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन की होती है एफसीआरए एक्ट के द्वारा, वो इम्प्लीमेंट की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा। इसमें देखा जाता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो हो रही है किसी पर्पस के लिए हो रही है या कहाँ पैसा जा रहा है, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन हो रही है। हर 5 साल में क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं अपना रजिस्टर कराना होता है इस एफसीआरए में, तभी वो क्या कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ले सकते हैं, फॉरेन डोनेशंस ले सकते हैं, वरना नहीं ले सकते। पीएम केयर्स, ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसके प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन है, उसके अदर मेंबर हैं डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। इसमें माइक्रो डोनेशन जैसे छोटे छोटे डोनेशन आए लोगों से, उसको बना के एक बड़ी डोनेशन जिससे ज़्यादा लोगों को हेल्प हो सके। कॉन्ट्री अगर कंट्रीब्यूशन पीएम केयर्स में फंड क्वालिफाई करती है सीएसआर पर्पज एक्सपेंडिचर को, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर को। अगर कंपनीज एक्ट के द्वारा अगर 500 करोड़ या 1000 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर होता है मिनिमम वर्क, तो 5 करोड़ आर रिक्वायर्ड टू एक्सपेंड एटलीस्ट 2% ऑफ देयर एवरेज प्रॉफिट की। अगर वो 2% जो एवरेज प्रॉफिट है उसका देते हैं तो सी एक्स आर एक्टिविटीज़ हर साल उनको 3 साल के लिए देनी होगी, फिर वो सी एस आर एक्सपेंडिचर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगली न्यूज़ आती है नॉर्थ कोरिया इशू शूट टू किल ऑर्डर्स टू प्रिवेंट वायरस की। ऐसे यूएसए का कहना है कि नॉर्थ कोरिया ने शूट टू किल ऑर्डर्स दिए थे जब वायरस वहाँ पे फैलने वाला था। किम जो यून वहाँ के जो है, उनका कहना है उन यूएस फोर्सेस के जो हैं वहाँ के साउथ में, उन्होंने कहा है कि जो कमांडर थे यूएस फोर्सेस के, उनका कहना था कि उन्होंने शूट टू किल दिया था नॉर्थ कोरिया ने अगर कोई भी वायरस वहाँ पे पाया जाता है। इसीलिए वहाँ पे अभी कोई भी वायरस नहीं है पूरी दुनिया में जहाँ पे वायरस फैल रहे हैं, और वहाँ पे कोई वायरस नहीं, तो सोचने की बात है ऐसा क्यों हुआ। तो ये जब वहाँ पे फैलने वाला था तभी वहाँ पे पूरी तरह से स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दी गई थी, सारे बॉर्डर क्लोज कर दिए गए थे जिससे कोई फैल ना पाए, कोई बाहर से लोग आ ना पाए चाइना से या कहीं से भी जहाँ से फैल रहा हो। तो क्या कहते हैं इसलिए उसे रोक दिया गया था और जहाँ भी पाया जाए वहाँ पे मार दिया जाए, ऐसा न्यूज़ में था। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है सेबी शॉर्टलिस्ट भारतीय विप्रो टू रिंग इन आई टी इंफ्रा, कि जो सेबी ने शॉर्टलिस्ट किया है भारतीय को विप्रो को टू रेजिक आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। चलिए देख लेते हैं सेबी क्या होता है। सेबी सेबी एक स्टैट्यूटरी बोर्ड है जो स्टैब्लिश किया गया था 12 अप्रैल 1992 को, प्रोविजंस ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के द्वारा। ये प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन सिक्योरिटीज एंड प्रमोट एंड रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट को बनाए रखने के लिए। इसका बैकग्राउंड क्या है, ये केम इनटू एग्जिस्टेंस इन कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशूज जब था, वाज द रेगुलर अथॉरिटी। कैपिटल इशूज एक्ट कैपिटल इशूज कंट्रोल एक्ट 1947 के द्वारा फिर अप्रैल 1988 में सेबी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट्स इन इंडिया अंडर रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहले ये सेबी नॉन स्टेचुटरी बॉडी थी विदाउट एनी स्टेचुटरी पावर, लेकिन जो सेबी एक्ट 1992 था उसके बाद उसे एक ऑटोनॉमस और ट्रेजरी बॉडी बना दी गई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, इसके अदर ब्रांचेस हैं जैसे अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली में इसके अदर ब्रांचेस भी हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें एक चेयरमैन होता है और सभी अदर मेंबर्स होते हैं पार्ट टाइम मेंबर्स। इसमें कई अपॉइंट भी करता है कई कमिटीज़ को लुक करने के लिए, कई प्रेशरिंग इशूज जो होते हैं उस समय के। इसमें एक सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल भी होता है जो कॉन्स्टिट्यूट करता है इंटरेस्ट ऑफ एंटाइटीज, जिससे भी डिसीजन को इम्प्रूव करने के लिए। इसमें एक प्रेसिडिंग ऑफिसर भी होता है और अदर मेंबर्स भी होते हैं। इसके पास वैसे ही सिविल कोर्ट का जैसे ही जितने पावर होते हैं। इसके पावर्स और फंक्शन को देख लें तो ये एक क्वासी लेजिस्लेटिव और क्वाजी जुडिशियल बॉडी, जिसका मतलब कि एक तरह से एक लेजिस्लेटिव लॉज अपने बना सकता है और कहते हैं जुडिशरी के डिसीजन दे सकता है। ये इंश्योर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे रिक्वायरमेंट्स को, इन्वेस्टर्स की, इंटरमीडिएट्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए वर्क करता है। सेबी जो करता है परफॉर्म फंक्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ द वर्किंग ऑफ वेंचर कैपिटल फंड्स और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को रेगुलेट करने के लिए वर्क करता है। ये वर्क्स फॉर प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रमोट करता है, ये रेगुलेट करता है सेल्फ रेगुलेटरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको, और प्रोहिबिट करता है कि फ्रॉडलेंट या अनफेयर जो ट्रेड प्रैक्टिसेस है उनको रोकने के लिए भी वर्क करता है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबा दें। और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।